तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? देखो, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ हमने लास्ट मॉड्यूल में स्टडी किया। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट की, दैट आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। दैट आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास मींस अगर हम एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रिपीट करेंगी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर की, ना कि एटॉमिक मास की। सिर्फ इसका जो कंसेप्ट था मेंडलीव से अलग क्यों था? मॉसले का कंसेप्ट जो था वो उसका जो बेस था दैट वाज एटॉमिक नंबर। ये बोलता है अगर कभी एलिमेंट्स को उनके ऑर्डर इन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया जाए, मतलब एटॉमिक नंबर 1 वाला पहले, उसके बाद 2 वाला, देन 3, अगर इस तरह से अरेंज किया जाए एक रेगुलर टाइम के बाद जो है वो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज जो होंगी वो रिपीट होंगी अब एक रेगुलर इंटरवल के बाद। तो इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब क्वेश्चन ये राइज करता है जब भी केमिस्ट्री या कभी साइंस की बात करें, अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके लिए रीजन देना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो जो मॉसले ने इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी, देखो हमें मालूम है, हमने अभी लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था, एटम जो होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब कहता है कि जो अगर हम एटॉमिक मास के बेसिस पे देखें तो एटॉमिक मास जो होता है दैट इज जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एटम का केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होनी चाहिए। लेकिन हमें मालूम है जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हो, उनकी वजह से होती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, न्यूक्लियस जो होता है डीप इनसाइड द एटम होता है। हमने जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने यही बोला था, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज विच इज नोन एज न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेंटर ऑफ द एटम। मतलब न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है, बहुत बहुत डीप है इनसाइड द एटम। तो इसका मतलब न्यूक्लियस अगर बहुत डीप है तो ये बाहर कभी भी किसी और एटम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब हो गया जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो न्यूक्लियस की वजह से नहीं होंगी। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो न्यूक्लियस की वजह से नहीं होंगी, बट सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से होंगी। और इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अगर अरेंजमेंट सेम आ जाता है किसी दो एटम्स में तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। तो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281। मैं सिंपल वाली कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। और अगर पोटेशियम की देखें 2881। तो अगर देखा जाए इसमें भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी। मींस इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल बी सेम। तो इसलिए इनको जो है एक ग्रुप में रखा जाता है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब हो गया प्रॉपर्टीज का रिपीट करना आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं उसको कहा जाता है पीरियोडिसिटी। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट सेम है तो प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अगर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट डिफरेंट है देन प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो कहने का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे डिपेंड करेंगे, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेंगी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहां से इसका जो कंसेप्ट था इसने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी बता दिया। अब जो इसने यहां से एक स्टेटमेंट दे दिया, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर रेदर देन एटॉमिक मास। तो मेंडलीव बोलता था कि एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज, लेकिन जो मॉसले का पीरियोडिक टेबल था उसने ये बताया कि जो है इसकी एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं रेदर देन एटॉमिक मास। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब हो गया कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब जब
इसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और अरेंज किया उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो उसने एक ट्यूबुलर फॉर्म में सारे एलिमेंट को अरेंज किया, जिसको बोलते हैं मेंटली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर इसी को बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर इसको मॉसले पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, बिकॉज मॉसले ने डिस्कवर किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मॉसले पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वॉज इलेबोरेटेड फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म का मतलब हो गया इट इज इलेबोरेटेड फॉर्म, ये एक हाईली डिफाइंड फॉर्म था, डिटेल स्टडी थी इसमें। तो मॉडर्न बिकॉज ये लेटर ऑन आया, मॉडर्न का मतलब ही होता है न्यू या आधुनिक जिसको बोलते हो, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कहता है कि द टेबल विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कहता है वो टेबल जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया हो इन द ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मीन्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2-1, आगे बेरिलियम की होती है 2-2, मैं आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ, देन बोरॉन की 2-3। तो कहता है जब एलिमेंट्स को उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे लगाया जाए, अरेंज किया जाए, तो जब ट्यूबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये जो है ये वही पीरियोडिक टेबल है जो हम आज जिसको स्टडी करते हैं, आज के ज़माने में जिसको हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो होता है ये किसका बना होता है, इसमें 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं। 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स होते हैं। पीरियड्स का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल रोज। पीरियड्स का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रोज। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा ध्यान से, तो वहाँ पे क्या होता है, 7 पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड्स, एक पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, 4th, 5th, 6th एंड 7th, और 18 रोज, 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 18 टोटल जो है वो ग्रुप्स होते हैं। तो 7 पीरियड्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो इनको जब अरेंज करते हैं एक ट्यूबुलर फॉर्म में, उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो, जब भी एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मीन्स एटॉमिक नंबर 1 वाले को अगर पहले अरेंज करते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह से अरेंज करते हैं, तो कहता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट की वो रिपीट होती हैं। रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ जो रिपीट होती हैं, ऐसा पाया गया है। पहले जो 2 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं, उसके बाद 8 के बाद, देन 8 के बाद, देन 18, देन 18। तो इन नंबर्स को हम मैजिक नंबर बोलते हैं। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, मैं आपको ये बता दूं, देयर इज नो मैजिक, देयर इज नो मैजिक, जस्ट अ नॉलेज। अगर आप जादूगर देखते हो, आप बोलो कि उसके पास कोई मैजिक है, ही हैजंट द मैजिक, उसके पास एक कला है, उसके पास एक नॉलेज है जिसको वो अलग तरीके से करवा सकता है। अगर आप कभी आपने इसमें केमिस्ट्री लैब में गए हो, कभी आपने एसिड बेस टाइट्रेशन की हो, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप NaH लेते हो वो इट इज़ कलरलेस। जब आप फिनोप्थिलीन उसमें ऑक्सैलिक एसिड में फिनोप्थिलीन लेके उसकी टाइट्रेशन करते हो NaOH के साथ, कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। हालांकि सारे के सारे सोल्यूशन कलरलेस थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आप टाइट्रेशन करते हो, वहाँ पे पिंक कलर जो है अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज साइंस बिहाइंड द फैक्ट, नॉट द मैजिक। मैजिक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो मैजिक नंबर बोल रहा हूँ, मैजिक नंबर जस्ट हमने 9th क्लास के बच्चे को रिमाइंडर देने के लिए रखा होता है, मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32, बट इसमें कोई मैजिक नंबर नहीं है। इसका मैं आपको लॉजिक आगे समझाता हूँ। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, की जो पीरियोडिक टेबल है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर मैं आपको इसके आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल बता देता हूँ किस तरह से होता है। पीरियोडिक टेबल इस तरह से होता है, दिस वन, जैसे ये हाइड्रोजन एंड हीलियम, दिस वन फॉर्म्स फर्स्ट पीरियड, दिस फॉर्म सेकंड पीरियड, दिस फॉर्म थर्ड, एंड देन 4th 5th 6th एंड 7th। 7 पीरियड होते हैं और ऐसे 18 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5, आप देख रहे हो इसकी नंबरिंग भी की हुई है। तो ये 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। अगर आपने अबव प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता। अगर आपने अबव प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ा होगा, आपको कभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं आपको इसको डिटेल में कर लेते हैं अभी। देखो, जैसे अभी हमने बात की, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स।
कि जो हॉरिजेंटल रोज होंगी उनको हम पीरियड्स बोलेंगे, और हमने ये भी बता दिया कितने पीरियड्स होते हैं, 7। अब बात करेंगे फर्स्ट पीरियड की। देखो अबव प्रिंसिपल में आपको यहीं से हिंट दे दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अगर आपने अबव प्रिंसिपल डिटेल में पढ़ा था, वहाँ पे हमने किया था 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। तो सबसे पहले फिलिंग होती है 1s की, देन 2s, देन 2p 3s, देन 3p, इस तरह से फिलिंग होती है। तो फर्स्ट पीरियड में आपने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट शेल को फिल करना है, सेकंड शेल पे नहीं जाना है। मतलब जब आप फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हो वहाँ पे आपने सिर्फ फर्स्ट जो है वो शेल को भरना है, सेकंड शेल को नहीं भरना। जब आप सेकंड की बात करोगे वहाँ पे आपने सिर्फ सेकंड शेल को भरना है, थर्ड पे नहीं जाना। जब आप थर्ड की बात करोगे सिर्फ आपने थर्ड को फिल करना है। अब हम जानते हैं 3p के बाद 4s फिल होता है, तो हमने 4s को फिल नहीं करता है, 3s और 3p पे ही रुक जाना है, हालांकि 3d नहीं फिल होगा। ये मैं आपको डिटेल में स्टडी कराता हूँ इसके बारे में। देखो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पीरियड की, तो फर्स्ट पीरियड में हम जानते हैं फर्स्ट पीरियड जब भी फिल होगा उसमें क्या होगा। देखो हमारे पास अरेंजमेंट है, सबसे पहले 1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इस तरह से अरेंजमेंट है। तो जब हम फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे उसमें सिर्फ फर्स्ट जो शेल है उसको फिल करेंगे 1s, और हम जानते हैं s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एटम्स आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे जिसको बोलेंगे हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम, इज दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको अबव प्रिंसिपल पढ़ा है, फर्स्ट पीरियड का मतलब हो गया फर्स्ट शेल फिल होगा, सेकंड शेल इसमें फिल नहीं होगा। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही s ऑर्बिटल होता है, तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1s1 एंड 1s2। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आएंगे हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर मैं अब सेकंड पीरियड की बात करता हूँ, सेकंड पीरियड की, अब सेकंड पीरियड में कौन कौन सा फिल होगा, दैट इज 2s एंड 2p। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल कितने हो गए 8। तो इसलिए सेकंड जो पीरियड होगा उसमें कितने एलिमेंट आएंगे 8। अब पहले 2 तो हो चुके हैं, हाइड्रोजन हीलियम हो चुके हैं। अब थर्ड वाला आ जाएगा लिथियम, फोर्थ आ जाता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन होता है 10। मीन्स इसमें जो सेकंड पीरियड में एलिमेंट आएंगे दैट विल बी 3 to 10, दैट विल बी 3 to 10। थर्ड एलिमेंट से लेकर 10th एलिमेंट जो है वो यहाँ पे सेकंड पीरियड में आएगा। जैसे मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे इसमें फिलिंग कौन सी होगी 2s एंड 2p की। अगर 2s और 2p हो रहे हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 6 और 2 हो गए 8, तो 8 एलिमेंट इसमें फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन थर्ड पीरियड में 3s फिल होता है, 3p फिल होता है। अब देखो 3p के बाद 4s फिल होता है, हालांकि 3d है बट उसके 3p के बाद फोर्थ शेल शुरू हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ कौन सा फिल करेंगे 3s एंड 3p। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी कितने हो गए 6 और 2 8। तो इसमें भी कितने एलिमेंट आएंगे 8। तो 10 तक हो गए थे, 11 से लेकर 18 तक कहाँ आ जाएंगे ग्रुप थर्ड में, पीरियड थर्ड में। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आए, सेकंड में कितने आए, थर्ड में कितने आए, फोर्थ में कितने आ रहे हैं। तो यहाँ से आपके लिए सिंपल हो जाएगा कि आप किस तरह से इसको रिमाइंड कर सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड में जो है वो 1s की फिलिंग होगी, सेकंड पीरियड में 2s और 2p की फिलिंग होगी, थर्ड पीरियड में 3s 3p की फिलिंग होगी। अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ, फोर्थ पीरियड में क्या होता है 4s फिल होगा, 4s के बाद 3d फिल होता है, उसके बाद 4p देन 5s। अब फोर्थ वाला फिल करना है तो इसमें ये वाले ऑर्बिटल फिल होंगे। s में 2 एलिमेंट आ सकते हैं, d में 10 आ सकते हैं, p में 6। तो कितने हो गए 6 और 10 16 और 2 18, 16 और 2 18। तो फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट आ जाएंगे 18। तो वो कहाँ से शुरू होते हैं 19 एटॉमिक नंबर पोटेशियम से लेकर 36 क्रिप्टॉन तक। देन फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ में फिल होगा 5s 4p एंड 4p एंड 5p, सॉरी इसमें फिल होगा 5s 4d एंड 5p, कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। तो 4d फिल होगा, सेम केस पिछले बार की तरह। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 10, p में 6, 6 और 2 8, 8 और 10
18, तो इसमें भी कितने आ जाएंगे 18 एलिमेंट। तो फिफ्थ पीरियड में भी कितने आ जाएंगे 18। तो सिक्स पीरियड में क्या होगा, सिक्स पीरियड 6s से शुरू होगा, देन 4f, देन 5d, देन 6p। तो हम जानते हैं s में 2 इलेक्ट्रॉन, f में 14, d में 10, p में 6। तो यहाँ पे कितने आ गए 10 और 6 16, 16 और 4 14, 30 एंड 2 32। तो इसका मतलब सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट फिल होते हैं 32। और जो सेवन्थ पीरियड होता है दैट इज इनकम्प्लीट। सेवन्थ पीरियड जो होता है, क्योंकि एलिमेंट ही हमारे पास 117 है, तो यहाँ से आपको क्लू मिल गया। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, थर्ड में 8 आते हैं, फोर्थ में 18 आते हैं, फिफ्थ में 18 एंड देन 32। तो ये मैजिक नंबर थे जिसको आप मैजिक नंबर बोल रहे थे। देयर वॉज नथिंग लाइक मैजिक नंबर, इट वॉज ऑल अबाउट कंसेप्ट कि फर्स्ट में सिर्फ 1s फिल होता है इसलिए इसमें 2 एलिमेंट आएंगे, सेकंड में 2s 2p फिल होता है इसलिए इसमें 8 आएंगे, थर्ड में 3s 3p फिल होता है इसलिए इसमें 8 आएंगे, फोर्थ में 4s 3d एंड 4p फिल होता है तो इसलिए इसमें 18 आएंगे। तो ये आपके लिए सीक्वेंस है। अगर आपको मैजिक नंबर, अगर आप मैजिक मान के चलना चाहते हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप मान के, बिकॉज एवरीवन हैज़ पर्सपेक्टिव कि वो किस तरह से सोचना चाहता है, बट देयर इज़ नो मैजिक। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जब हम साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो मैजिक वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो जब भी हम बात करेंगे इसकी मैजिक नंबर की, देयर इज़ नथिंग लाइक मैजिक नंबर, जस्ट आपको याद कराने के लिए हमने रखा होता है कि आप इसको मैजिक नंबर मानो 2 8 8 18 18 32। तो दैट वाज अ लॉजिक, नॉट द मैजिक। नेक्स्ट वन ग्रुप्स। अब हम जानते हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं ग्रुप्स। अब देखो पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं, उनको 7 को लर्न करना इजी है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, सो ऑन 7। लेकिन अगर मैं 18 ग्रुप्स आपको स्टडी करने जाएंगे तो 18 ग्रुप्स को स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। 18 और 7 नियर अबाउट दे विल बिकम 25। तो 25 चीज़ों को आपके लिए रिमाइंड करके रखना ईजी नहीं होता, इसलिए हम ग्रुप्स को क्या करते हैं ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 ब्लॉक्स में। 18 ग्रुप्स को हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम जानते हैं हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। तो यहीं से हम इन ग्रुप्स को डिवाइड कर देते हैं। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जाए देन इट इज कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट, अगर p सब शेल में जाता है देन p ब्लॉक एलिमेंट, d सब शेल में जाएगा तो d ब्लॉक एलिमेंट, f सब शेल में जाएगा देन इट इज f ब्लॉक एलिमेंट। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा सीक्वेंस था कि किस तरह से ग्रुप्स को स्टडी करना है। ग्रुप्स, क्योंकि ग्रुप्स 18 हैं, उनको हम हर एक को 18 को नहीं स्टडी कर पाएंगे क्योंकि हमारे लिए जो है कम्प्लेक्स बन जाएगा 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए। हम आगे जाके जो ग्रेजुएशन की क्लासेस है वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इवन आपको 11th के जो पेपर बी में आपको पढ़ना है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के डिटेल, लेकिन जब आप 11th का स्टार्टअप कर रहे हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सिर्फ इनके बारे में जनरल पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है देन इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, अगर पी सब शेल में है तो पी ब्लॉक एलिमेंट, अगर डी सब शेल में है तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और अगर एफ सब शेल में है देन इट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हम 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक वो एलिमेंट होते हैं जिनके बीच में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, एस सब शेल में। एन एस का मतलब हो गया एन, कोई भी शेल होता है, फर्स्ट हो सकता है 1s 2s 3s 4s 5s 6s, कोई भी हो सकता है, सिर्फ सब शेल कौन सा होना चाहिए एस। हम जानते हैं एस सब शेल में कितने, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो हो सकता है एस में 1 भी हो सकता है एस में 2 भी हो। तो इसलिए एस ब्लॉक जो है उसमें 2 ग्रुप्स आते हैं, क्योंकि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। तो एक, जहाँ तो पहला केस ये आ सकता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, जहाँ तो एस में 1 आ जाए, जहाँ एस में 2 आ जाए। तो अगर एस में 1 आता है तो वो अलग ग्रुप होगा, एस में 2 आएगा उसमें अलग ग्रुप होगा। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, उनको क्या बोलते हैं एल्कली मेटल्स। और अगर एस में 2 हो उनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इनके बारे में जो डिटेल स्टडी है वो हम एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे। अभी आपके बारे में सिर्फ इनके बारे में पता होना चाहिए होते क्या हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, लिथियम। लिथियम जो है सॉफ्ट, आपने देखा हुआ है, लिथियम आयन की बैटरी बनती है, मोबाइल बैटरी, दैट इज लिथियम आयन। पोजेस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। हैव लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, बिकॉज अब ये आपका जो है ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में,
जो आपका इसके बाद चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो इसमें आप स्टडी करोगे इसकी प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इसी चैप्टर का जो बी पार्ट आएगा उसमें आप स्टडी करोगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती है। तो इनका जो साइज़ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ अभी याद रखने के लिए। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, इस तरह से याद रखना है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होते हैं उनका साइज़ ज़्यादा होता है और जो एक्सट्रीम राइट पे होते हैं उनका साइज़ कम होता है, और लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें तो साइज़ कम होता जाता है। तो इतनी सी सीक्वेंस आप याद रखना, जब मैं आपको कंसेप्ट इसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में करवाऊंगा वहां पे आपको डिटेल में करवा दूंगा। नेक्स्ट वन, दीज हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि कितनी एनर्जी चाहिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो दीज हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, क्यों? क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा। नेक्स्ट वन, दीज आर वेरी रिएक्टिव एंड रेडली फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और आयोनिक कंपाउंड बना देते हैं। आयोनिक कंपाउंड इसलिए बनाते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनके बीच में मोनोवैलेंसी होती है और डाइवैलेंसी होती है। एल्कली मेटल जो होते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दैट्स वाई दीज आर मोनोवैलेंट, और एल्कलाइन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डाइवैलेंट। नेक्स्ट वन कहता है इनका जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, ये आपको मैं इसकी प्रॉपर्टीज में स्टडी कर दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सो दैट आपका जो है वहाँ पे क्लियर हो जाए। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे फ्लेम कलरेशन देते हैं। फ्लेम कलरेशन का मतलब हो गया अगर आप इसको फ्लेम पे रख देते हो, आग पे रख देते हो, तो इनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे सोडियम को अगर आप बर्न करते हो, सोडियम इज अ मेटल, तो ये गोल्डन कलर की फ्लेम देता है। तो लिथियम को यूज़ करते हो, क्रिम्सन कलर की फ्लेम देता है। तो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कलर की फ्लेम देता है। तो द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक एंड कलरलेस। आप देखते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, सोडियम है, सोडियम का साल्ट आ गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये सारे के सारे कलरलेस होते हैं, वाइट कलर में होते हैं। हाउएवर लिथियम एंड बेरिलियम आर कोवलेंट इन नेचर। जो लिथियम एंड बेरिलियम है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं एज कम्पेयर टू अदर एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये जो मेटल्स हैं अगर इनको एसिड के साथ ट्रीट करें तो ये वहाँ से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, आप कभी भी एसिड में मेटल डालते हैं, कभी भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती ही, बिकॉज मेटल्स जो हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट कर देते हैं। ये मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है। अगर किसी ने मेटल को टेस्ट करना है वेदर इट इज़ मेटल और नॉट, उसको एसिड के साथ ट्रीट कर दो, और अगर किसी सबस्टांस को एसिड चेक करना है तो उसको मेटल के साथ ट्रीट कर दो। तो ये मिनरल एसिड की बात कर रहे हैं अभी हम, तो ये वहाँ से H2 गैस को लिबरेट कर देता है। नेक्स्ट वन इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके बीच में आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सबशेल में एंटर करे। आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में एंटर करे, उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अब हमने देखा एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, बिकॉज एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एस में 2 ग्रुप हुए। अब पी ऑर्बिटल आप जानते हैं, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मीन्स पी में 1 भी आ सकता है, पी में 2 भी आ सकते हैं, पी में 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो इसका कहने का मतलब होगा पी जो ब्लॉक है वो 6 ग्रुप्स का बना हुआ है। एस ब्लॉक अगर 2 ग्रुप्स का बना हुआ है तो पी ब्लॉक कितने ग्रुप्स का बना हुआ है? 6 का। तो ये जो है ये 6 ग्रुप का बना है, इनको मेन ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 13, जो एस ब्लॉक था वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ये स्टार्ट होता है 13 से लेकर 18, मीन्स 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इनको जो है मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके? देखो इनमें क्या होता है, 3rd ग्रुप होता है, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th A, 7th A एंड 0 ग्रुप। इनमें 6 ग्रुप्स होते हैं जो जिसको हम बोलते हैं मेन ग्रुप्स, और एक नोबल गैस का ग्रुप होता है, एक जो है वो नोबल गैस का ग्रुप होता है। इनकी जो कन्फिग्रेशन होती है दैट इज NS2 NP 1 to 6, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P में 1 to 6, तो इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इनके बीच में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सेप्ट फॉर फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के और नोबल गैसेस को छोड़ के, फ्लोरीन को छोड़ के और नोबल गैसेस को छोड़ के पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन देने की या एक्सेप्ट करने की। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी। लेकिन फ्लोरीन
और इनर्ट गैसेस को छोड़ के। बाकी जितने भी हैं सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो पी ब्लॉक जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बिकॉज ये शेयरिंग करना प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू लूजिंग और गेनिंग। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगर कभी मेटल्स के ऑक्साइड स्टडी कर रहे हो, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं। याद करने के लिए तरीका याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक एसिडिक होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है, इसलिए जो इनके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं दैट आर ऑल एसिडिक। नेक्स्ट वन, नो मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इम्पार्ट्स कलरेशन टू फ्लेम। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये फ्लेम कलरेशन नहीं देते, इनको अगर आप जला रहे हो तो ये फ्लेम के कलर की तरह ही जलेंगे। नेक्स्ट वन, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, इट इज़ डिफिकल्ट टू समराइज दैम। कहता है केमिकल प्रॉपर्टीज डिफिकल्ट होती हैं स्टडी करना, इनके बीच में जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती हैं, इसलिए इनको एक तरह से स्टडी करना मुश्किल होता है, तो इसको हम याद रखना पड़ता है। ये हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टडी करेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक सीरीज शो फिनोमिना ऑफ एलोट्रोपी। कहता है जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एलोट्रोपी दिखाते हैं। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, एलोट्रोपी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट में अपीयर हो सके, एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट में। जैसे कार्बन की एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्बन के एलोट्रोप्स कौन से हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन। तो अगर मैं फास्फोरस की एलोट्रोप्स की बात करता हूँ, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, तो इस तरह से अलग होते हैं। सल्फर की बात करूँ, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, अलग अलग एलोट्रोप्स होते हैं, तो इनकी एलोट्रोपी की जो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। नेक्स्ट इज कैटिनेशन। कहता है कि जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट है ये कैटिनेशन दिखाते हैं। कैटिनेशन का मतलब क्या हो गया, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। हम आज पढ़ते हैं कार्बन के कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन जितने पढ़ते हैं 5 मेंबर, 6 मेंबर, जिसको आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेका, डूडेकान एंड इकोसेन, एज सो ऑन चलते जाते हैं। तो जब हम इनको स्टडी करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग। जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो अपने साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट अपने साथ नहीं जुड़ते। सोडियम दूसरे सोडियम के साथ कभी नहीं जुड़ता, बिकॉज वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये जो सल्फर है वो दूसरे सल्फर के साथ जुड़ सकता है, फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ जुड़ सकता है, बिकॉज ये म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट वन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स होंगे जिनके बीच में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करेगा। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी n-1 d 1 to 10 ns2, मतलब डी में जो होगा पार्शली फिल्ड होगा, ns जो आउटर मोस्ट शेल है वो फिल भी हो सकता है, अनफिल भी हो सकता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज देखो, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जब मेटल्स भी बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। पीरियोडिक टेबल अगर आपने ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे एस ब्लॉक होता है और यहाँ पे पी ब्लॉक होता है और सेंटर में डी ब्लॉक होता है। तो एस ब्लॉक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पी ब्लॉक इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सेंटर में क्या आ गया, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का जो करेक्टर है वो इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन का मतलब है इंटरमीडिएट। तो ये एस ब्लॉक ना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये एक सेंटर की इंटरमीडिएट स्टेज आती है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो जो प्रॉपर्टीज होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो चेंज हो रही होती हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हम जानते हैं डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसलिए डी ब्लॉक के बीच में 10 ग्रुप्स होंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज मेटेलिक होंगे, लार्ज साइज होगा, हाई रेडियस रेशियो जो होगी बड़ी होगी, हार्ड होंगे क्योंकि मेटल्स हैं, मेटल सारे हार्ड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। आप याद रखिएगा ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। ऑस्मियम इज़ द ओनली एलिमेंट विद द हाईएस्ट डेंसिटी। ये आपको कॉम्पिटिटिव में जहाँ फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है ये। फॉर्म्स कंपाउंड व्हेन आर ऑफन पैरामैग्नेटिक, मतलब ये पैरामैग्नेटिक का मतलब हो गया ये खुद मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इनके। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। जैसे आयरन की एग्जांपल दे रहा हूँ, आयरन Fe 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 3 भी लूज कर सकता है, तो आयरन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट कलर कंपाउंड होता है। अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स देखेगा वो कलर होते हैं। अगर आपने कॉपर सल्फेट देखा है दैट्स ब्लू इन कलर, जिसको ब्लू विट्रोल बोलते हो आप, ब्लू इन कलर। अगर आप फेरस सल्फेट की बात करो, ग्रीन विट्रोल, जिसको नीला थोथा या हरा थोथा बोलते हैं। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं। आप देखो मॉलिबेडनियम एक इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन में मॉलिबेडनियम यूज़ किया जाता है, प्लेटिनम, आयरन, ये कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज
एफ ब्लॉक एलिमेंट सेम होगा कि वो एलिमेंट जिनके बीच में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, एफ सब शेल में, दीज आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटी पेनल्टीमेट, देखो एस सब शेल, उसके अंदर वाले शेल का डी सब शेल भी होगा, उसके बाद अंदर होगा एफ सब शेल। अगर मैं बात करता हूँ 6s की, इसके अंदर 5d भी होगा, उसके अंदर 4f होगा। तो फिलिंग कहाँ पे हो रही है, 4f में। तो हो सकता है बाहर वाला फिल हो सकता है अनफिल हो सकता है पार्शली फिल। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, n-2 हो गया। देखो ये आउटर मोस्ट जिसको वैलेंस शेल, दिस इज सेकंड लास्ट जिसको पेनल्टीमेट बोलते हैं, और दिस इज थर्ड लास्ट जिसको एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल। इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह की है। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। मैं एग्जांपल दे दूँ, पोलोनियम। इंडिया ने 99 में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, आपने देखा होगा, मूवीज़ भी आई थी उस पर, इस पर मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, तो आप वहाँ पे भी स्टडी कर सकते हो। पोखरण जिसपे न्यूक्लियर टेस्ट, इसमें परमाणु मूवी का नाम था। तो इसमें जो टेस्ट किया गया था उसमें पोलोनियम जो था, प्लूटोनियम एंड पोलोनियम वर यूज्ड एज रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस। ये टूटते हैं, इनके बीच में हाई एनर्जी रेडिएशन बाहर निकलती है। मोर ओवर यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर, 235 एंड 238 इसका आइसोटोप्स हैं, वो भी एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस यूज किया जाता है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दीज मेटल टार्निश इन एयर। टार्निश इन एयर का मतलब हो गया अगर इनको एयर में रख दो तो इनके ऊपर जो है वो ये ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर एक लेयर बनना शुरू हो जाती है। दे हैव नंबर ऑफ आइसोटोप्स। इनके आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने आपको बता दिया, यूरेनियम के ही 2 बता दिए। इन सब के आइसोटोप्स होते हैं। दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर और डिल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, जब भी कोई चीज़ हाईली रिएक्टिव होगी वो बॉइलिंग वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस दे सकती है। क्यों, हाइड्रोजन जो वाटर के पास H2 होती है। दीज डायरेक्टली कंबाइंड विद नॉन मेटल। दीज हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +3, पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिएक्टिव और पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ये था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो इसके बाद ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अगर मैं आपको पूरा का पूरा इसका सम एंड सबस्टांस बता दूं तो इसमें थे 7 पीरियड्स। 7 पीरियड्स का मतलब हो गया वो पीरियड जिसमें फर्स्ट शेल फिल होगा, सेकंड शेल, अगर फर्स्ट शेल फिल होगा उसको फर्स्ट पीरियड बोलेंगे। फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s, देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो या तो 1s1 हो सकता है या 1s2। 1s1 होगा दैट इज हाइड्रोजन, 1s2 होगा दैट इज हीलियम। तो इसमें दो ही कन्फिग्रेशन आ सकती है। नेक्स्ट वन इज सेकंड शेल। सेकंड शेल में क्या हो सकता है, 2s और 2p, 2s और 2p। तो अगर 2s में देखो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, तो इसमें 8 एलिमेंट आएंगे, लिथियम, बेरिलियम, तो ये आगे इस तरह से। थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, तो ये आपका सारा का सारा पीरियोडिक टेबल बता दिया जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और अगर ग्रुप्स की बात करते हो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। अब ये जो ग्रुप्स होंगे, अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूंगा, इन सब के आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड ग्रुप की बात करता हूँ, इन सब में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा है। और इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। अगर सोडियम मेटल है तो पोटेशियम भी मेटल होगा, रुबीडियम भी मेटल होगा, सीजियम भी मेटल होगा। अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की एग्जांपल लेता हूँ तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको यहाँ से ये टॉपिक जो था वो आपने 9th क्लास में स्टडी किया हुआ था, वो आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आएगी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर कर दूँगा।